कई सदियों तक एनालॉग कंप्यूटर्स दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स थे। उन्होंने टाइड का अनुमान, एंटी एयरक्राफ्ट्स गन बनाना, इन सब में ना बहुत मदद की। पर फिर आते हैं सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर्स और अब हर जगह पे सिर्फ आपको दिखते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। पर अभी एक परफेक्ट जंग की तैयारी हो रही है और एनालॉग कंप्यूटर्स वापसी करने वाले हैं। ये है एक एनालॉग कंप्यूटर और मैं इसमें तारों को अनोखे ढंग से लगाकर इसे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के कैपेबल बना सकता हूं। उदाहरण के लिए इस सेटअप में मैं एक स्प्रिंग पर ऑसिलेट कर रहे मास के मोशन की नकल कर सकता हूं और आप इस ऑसिलोस्कोप पर टाइम के साथ में मास की पोजीशन देख सकते हैं। और मैं डैम्पिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट या मास को चेंज करके देख सकता हूं कि एम्पलीट्यूड और ऑसिलेशन की ड्यूरेशन में क्या बदलाव आएगा। देखो आप कैसे हो रहा है। नाउ इसे जो चीज एनालॉग कंप्यूटर बनाती है वो ये है कि इसके अंदर कोई जीरोस या वंस नहीं है। इसमें वोल्टेज अप और डाउन हो रहा है, बिल्कुल स्प्रिंग के ऊपर मास की तरह। ये फिजिकल सिस्टम की एक इलेक्ट्रिकल नकल है और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। नाउ मैं इन कनेक्शंस को चेंज करके कंप्यूटर को दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम भी कर सकता हूं, जैसे लॉरेंट्ज सिस्टम, जो एटमॉस्फेयर में कन्वेक्शन का एक बेसिक मॉडल है। और लॉरेंट्ज सिस्टम इतना फेमस इसलिए है क्योंकि ये केओस पर काम करने वाला पहला सिस्टम था। और आप यहाँ पे लॉरेंट्ज अट्रैक्टर को उसकी फेमस बटरफ्लाई शेप में देख सकते हो। देखो, और मैं इस एनालॉग कंप्यूटर पर पैरामीटर्स चेंज करके ना रियल टाइम में उसके इफेक्ट्स देख सकता हूं। इंटरेस्टिंग है ना। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हमें एनालॉग कंप्यूटर्स के फायदे पता चलते हैं। ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटिंग डिवाइस है। ये कई सारी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट और कम एनर्जी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। एक डिजिटल कंप्यूटर में आपको 8 बिट नंबर ऐड करने के लिए 50 ट्रांजिस्टर्स लगेंगे और वहीं पे एनालॉग कंप्यूटर में आप करंट को ऐड कर सकते हैं सिंपल 2 वायर्स को कनेक्ट करके। वहीं डिजिटल कंप्यूटर में आपको 2 नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए थाउजेंड्स के ऑर्डर्स में ट्रांजिस्टर्स लगेंगे, सब में जीरोस वन होगा। वहीं एनालॉग कंप्यूटर में आप बस एक रजिस्टर के थ्रू करंट पास करवाइए, जो वोल्टेज मिलेगा वो करंट टाइम्स रजिस्टर होगा। ऐसे यहां आपने बहुत ही आसानी से 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। ये लीजिए। पर एनालॉग कंप्यूटर्स की भी अपनी खामियां हैं, मतलब कि इसे रोजमर्रा में यूज नहीं किया जा सकता है, यानी कि आप इसमें MS वर्ड नहीं चला सकते हैं। और साथ ही इसमें जो हम इनपुट्स डालते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब अगर मैं एक ही कैलकुलेशन 2 बार करूं सेम इनपुट के साथ तब भी हमें एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं मिलने वाला। और जरा मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज के बारे में भी सोचिए। इसके कंपोनेंट्स कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू के नहीं बनेंगे, उनकी वैल्यूज में थोड़ा बहुत अंतर तो होगा। जनरल रूल ऑफ थंब का ध्यान रखें तो 1% का एरर तो इसमें नॉर्मली आएगा ही। सो एनालॉग कंप्यूटर को हम कह सकते हैं कि वो पावरफुल है, फास्ट है, एनर्जी एफिशिएंट है, लेकिन वहीं सिंगल पर्पस है, नॉन रिपीटेबल है और एग्जैक्ट आंसर नहीं देते। और इनकी वजह से ये आपको बेकार लग रहे होंगे, आई नो, पर यही मेन कारण थे जिनकी वजह से जैसे ही डिजिटल कंप्यूटर्स फिजिबल बने, एनालॉग कंप्यूटर्स गायब हो गए। नाउ अब जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर कैसे कमबैक करने वाला है। इन सब की शुरुआत हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। एक मशीन को देखने और सुनने के लिए प्रोग्राम किया गया है। AI कोई नई चीज नहीं है। यह शब्द पहली बार 1956 में आया था। 1958 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट फ्रैंक रोजनब्लैट ने न्यूरॉन्स को मिमिक करने वाला परसेप्ट्रॉन बनाया था। यह है एक बेसिक मॉडल कि न्यूरॉन हमारे ब्रेन के अंदर कैसे काम करता है। एक अकेला न्यूरॉन या तो फायर कर सकता है या फिर नहीं, तो इसके फायर करने को 1 और फायर ना करने को 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक न्यूरॉन का इनपुट कई सारे न्यूरॉन्स का आउटपुट होता है और इन कनेक्शंस की स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, इसीलिए हम भी इनको अलग अलग वेट दे सकते हैं। कुछ कनेक्शंस आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए उनका वेट पॉजिटिव होता है, और कुछ रोकने का, इसीलिए नेगेटिव होता है। कोई न्यूरॉन फायर करेगा या नहीं ये पता करने के लिए उसके इनपुट न्यूरॉन्स की एक्टिवेशन स्टेज लीजिए और उसे उसके वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। अगर इनका वेट एक नंबर बेस से ज्यादा होगा तो न्यूरॉन फायर करेगा, और अगर इनका टोटल वेट कम है तो न्यूरॉन फायर नहीं करेगा। रोजनब्लैट के परसेप्ट्रॉन में इनपुट के लिए एक स्क्वायर ग्रिड में 400 फोटो सेल्स थे।
जिसमें 20 बाय 20 पिक्सल की इमेज रख सकते थे। यहां पे आप हर पिक्सल को एक न्यूरॉन की तरह समझ सकते हो, जिसकी एक्टिवेशन स्टेज होगी उसकी ब्राइटनेस। वैसे तो ये एग्जैक्टली 0 या 1 होना चाहिए, पर अभी के लिए चलिए हम 0 या 1 के बीच में कुछ भी होने देते हैं। ये सारे न्यूरॉन्स अपने अपने एडजस्टेबल वेट से एक सिंगल आउटपुट न्यूरॉन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आउटपुट न्यूरॉन फायर करेगा या नहीं ये जानने के लिए आपको सारे इनपुट न्यूरॉन के एक्टिव न्यूरॉन को उनके वेट से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना पड़ेगा। ये एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है। अगर आंसर नंबर 22 से बड़ा होगा तो न्यूरॉन फायर करेगा और कम होगा तो फायर नहीं करेगा। नाउ परसेप्ट्रॉन का गोल ये था कि अच्छे से दो इमेजेस के बीच फर्क बताना, जैसे कि एक सर्कल और रेक्टेंगल। उदाहरण के लिए न्यूरॉन को हमेशा फायर करवाया जाएगा सर्कल के केस में और नहीं करवाया जाएगा रेक्टेंगल के केस में। तो इसे अचीव करने के लिए परसेप्ट्रॉन को ट्रेन करना था कि ये सारे सर्कल्स हैं और ये सारे रेक्टेंगल्स हैं और वो अपने वेट को खुद ही एडजस्ट कर लेता। हम वेट्स को इमेज की तरह विजुलाइज कर सकते हैं क्योंकि हर वेट इमेज के एक पिक्सल से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में रोजनब्लैट ने सारे वेट्स को 0 सेट कर दिया था। अगर परसेप्ट्रॉन का आउटपुट सही होता, जैसे उसे रेक्टेंगल दिखाया जाता और वो फायर नहीं करता, तो वेट्स में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। पर अगर गलत होता तो चेंजेस किए जाएंगे। वेट्स को अपडेट करने वाला एल्गोरिदम काफी सिंपल था। यहां आउटपुट न्यूरॉन ने वहां फायर नहीं किया जहां उसे करना चाहिए था, क्योंकि उसे सर्कल दिखाया गया था। तो वेट्स को मॉडिफाई करने के लिए आपको बस इनपुट एक्टिवेशन स्टेज को वेट में ऐड करना है। अगर एक आउटपुट न्यूरॉन तब फायर करता है जब उसे नहीं करना चाहिए, जैसे कि रेक्टेंगल पर, तब फिर आपको वेट से इनपुट एक्टिवेशन स्टेज कम करनी है और आपको ऐसा करते रहना है जब तक परसेप्ट्रॉन सारी ट्रेनिंग इमेजेस को नहीं पहचान लेता। तो इस एल्गोरिदम में साफ साफ पाया गया था कि जब तक दोनों कैटेगरीज अलग अलग रहेंगी तब तक ये एल्गोरिदम सही आंसर देगा। तो परसेप्ट्रॉन दो अलग अलग तरह की शेप्स जैसे कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल, लेटर्स के बीच में फर्क बताने में सक्षम था। और रोजनब्लैट के अनुसार तो ये डॉग और कैट के बीच में भी फर्क बता सकता था। उनका ये कहना था कि ये मशीन खुद का भी विचार बनाने में सक्षम है। और मीडिया ने ये बात पकड़ ली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने परसेप्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का एम्ब्रियो बता दिया, जिससे कि नेवी को आशा है कि वो खुद चलेगा, बोलेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और अपने अस्तित्व को लेकर अवेयर रहेगा। कई सारी ट्रेनिंग के बाद इसे ऐसे फेसेस दिए जा रहे हैं जो इसने कभी नहीं देखे। अब ये मर्द और औरत के बीच का फर्क जान गया है। असल दुनिया में परसेप्ट्रॉन बहुत ही लिमिटेड था, यानी कि वो डॉग और कैट में फर्क नहीं बता पाता था। और इन सारी बातों का खुलासा 1969 में मिन्स्की और पेपर्ट ने अपनी बुक MIT जायंट में किया था, जिससे उस समय न्यूरल नेटवर्क और AI का एक बबल सा बस्ट हो गया और उस समय को कहते हैं AI विंटर। और रोजनब्लैट ये विंटर नहीं झेल पाए थे और वो 43rd बर्थडे पर चेसापेक बे में नाव चलाते वक्त डूब गए। The NavLab is a roadworthy truck modified so that researchers or computers can control the vehicle as occasion demands. 1980 में AI की घर वापसी हुई जब कार्नेगी मेलन के कुछ रिसर्चर्स ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई थी। ये गाड़ी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एल्विन से कंट्रोल होती थी, जो कि बिल्कुल परसेप्ट्रॉन की तरह ही था, बस उसमें आउटपुट और इनपुट के बीच में एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन की लेयर लगी हुई थी। इनपुट के तौर पर एल्विन सामने के रोड की 30 बाय 32 पिक्सल की इमेज लेता था। ये एक 60 बाय 64 पिक्सल की इमेज है। पर ये सारे इनपुट न्यूरॉन्स एडजस्टेबल वेट से 4 हिडन न्यूरॉन से कनेक्टेड थे। फिर वो 4 न्यूरॉन्स आगे जाकर 32 आउटपुट न्यूरॉन से कनेक्टेड थे। इसीलिए नेटवर्क में एक से दूसरी लेयर जाने के लिए आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इनपुट एक्टिवेशन टाइम का वेट से सबसे ज्यादा वेट वाले आउटपुट न्यूरॉन से स्टीयरिंग एंगल लिया जाएगा। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए इंसान ने पहले गाड़ी चलाकर बताया कि किस इमेज पर कैसे कंट्रोल करना है। सारे वेट्स को इंसान द्वारा ट्रेनिंग से एडजस्ट किया गया था, जिससे कि एल्विन का आउटपुट बिल्कुल इंसानी ड्राइव जैसे एक्शन ले। वेट्स को एडजस्ट करने वाले मेथड को बैक प्रोपगेशन कहते हैं, जिसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप समझ सकते हैं। आप यहां भी उन 4 हिडन न्यूरॉन्स के वेट्स को इमेज की तरह विजुलाइज कर सकते हो। शुरुआत में वेट्स को रैंडम रखा गया, पर
जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ी, कंप्यूटर कुछ पैटर्न्स को समझने लगा। आप इमेज में रोड की मार्किंग्स देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना? उसी के साथ स्टीयरिंग का एंगल भी इंसानी ड्राइव से मैच करने लगता है। और उस कंप्यूटर ने गाड़ी को बस 1 या 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया था, क्योंकि वो उस स्पीड से लिमिटेड था जिससे कंप्यूटर उस टाइम मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। पर इतनी एडवांसमेंट के बाद भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैट और डॉग के बीच का फर्क बताने जैसे सिंपल टास्क नहीं कर पा रहे थे। और कोई नहीं जानता था कि हार्डवेयर में दिक्कत है या फिर सॉफ्टवेयर में। मतलब कि क्या हमारे पास एक इंटेलिजेंस सिस्टम का मॉडल था और बस कंप्यूटिंग पावर की जरूरत थी, या फिर हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने का मॉडल ही गलत था। इसीलिए 1990s में फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठंडी पड़ गई थी और मिड 20s तक ज्यादातर एआई रिसर्चर्स एल्गोरिदम इंप्रूव करने का काम कर रहे थे। पर एक रिसर्चर फीफी ली को लगा कि शायद दिक्कत कुछ और ही है। उन्हें लगा कि मे बी इन मॉडल्स को बस ज्यादा डेटा पर ट्रेन होने की जरूरत है। इसीलिए फिर उन्होंने दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट्स को नाम देना शुरू किया और 2006 से 2009 के बीच उन्होंने 1.2 मिलियन ह्यूमन लेबल्ड इमेजेस का इमेजनेट डेटाबेस बनाया, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा लेबल्ड इमेजेस का कलेक्शन था। फिर 2010 से 2017 तक इमेजनेट ने हर साल एक कंपटीशन रन करवाया, इमेजनेट लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज, जहां प्रोग्राम्स कंपीट करते थे इमेजेस को करेक्टली आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई करने के लिए, और इमेजेस को 90 डॉग ब्रीड्स की कैटेगरीज मिलाकर 1000 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले न्यूरल प्रोग्राम के पास 1000 आउटपुट न्यूरॉन्स होते थे, जहां हर न्यूरॉन में एक अलग कैटेगरी की इमेज हो सकती थी। अगर इनपुट इमेज जर्मन शेफर्ड की है तो जर्मन शेफर्ड वाले कैटेगरी के आउटपुट न्यूरॉन की सबसे ज्यादा एक्टिवेशन हो जाएगी। और ये जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। सो एआई की परफॉर्मेंस जज करने का एक तरीका ये था कि उसके रिजल्ट्स की टॉप 5 एक्टिवेशन स्टेट में डिजायर्ड आउटपुट कितनी बार नहीं आएगा। यही सो कॉल्ड टॉप 5 एरर रेट है। सो 2010 में टॉप परफॉर्मर प्रोग्राम की टॉप 5 एरर रेट 28.2% थी, जिसका मतलब ये था कि 3 में से एक बार टॉप 5 एक्टिवेशन में करेक्ट आंसर नहीं था। और 2011 में टॉप परफॉर्मर प्रोग्राम का एरर रेट 25.8% था। ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट थी। पर फिर अगले साल यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एलेक्सनेट ने कंपटीशन में आग ही लगा दी 16.4% के टॉप 5 एरर रेट के साथ। एलेक्सनेट को बाकियों से अलग इसका साइज और डेप्थ बनाती थी। इसके सिस्टम में 8 लेयर्स और टोटल 5 लाख न्यूरॉन्स थे। और एलेक्सनेट को ट्रेन करने के लिए 6 करोड़ वेट्स और बायसेस ट्रेनिंग डेटा को अकॉर्डिंगली केयरफुली एडजस्ट किया गया था। और बड़ी मैट्रिक्स की वजह से एक सिंगल इमेज को प्रोसेस करने में 70 करोड़ मैथ्स के ऑपरेशंस लग रहे थे। इसीलिए ट्रेनिंग में बहुत कंप्यूटिंग लग रही थी। लेकिन उस टीम ने ये जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट को मास्टर करके अचीव कर लिया, जो कि ट्रेडिशनली स्क्रीन रेंडर में यूज होती है। इसीलिए ये फास्ट पैरेलल कंप्यूटेशन में बेस्ट होती है। एलेक्सनेट पेपर जिसके ऊपर लिखा था कि वो भी ब्लॉकबस्टर हैं, उसको अभी तक 1 लाख बार साइट किया गया है। तो इसी से पता चलता है कि न्यूरल नेटवर्क की कामयाबी उनके स्केल के पीछे छिपी हुई है। मॉडल को चलाने और ट्रेन करने में बहुत कंप्यूटेशन लगती है, पर हाँ, उससे हुई इंप्रूवमेंट भी वर्थ इट होती है। तो साल दर साल जैसे जैसे नए प्रोग्राम्स आते गए, टॉप 5 एरर रेट और कम होता रहा और 2015 में ये 3.5% हो गया, जो कि इंसानों से भी बेटर है। और जिस न्यूरल नेटवर्क ने ये अचीव किया था उसमें न्यूरॉन्स की 100 लेयर्स थीं। तो फ्यूचर बिल्कुल क्लियर है, बड़े बड़े न्यूरल नेटवर्क की डिमांड आगे जाकर बिल्कुल बढ़ती रहेगी। और कुछ रीजंस की वजह से ये अच्छी बात नहीं है। पहला है एनर्जी कंजप्शन। एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए जिससे कि 3 घर पूरे साल चल सकते हैं। और दूसरा इशू है वॉन न्यूमन बॉटलनेक। ये लगभग हर डिजिटल कंप्यूटर मेमोरी पर डेटा स्टोर करता है और कंप्यूटेशन के टाइम पर उसे बस में लोड करता है। और डीप न्यूरल की बड़ी बड़ी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जितनी एनर्जी कंप्यूटेशन में खर्च नहीं होती है, उससे ज्यादा एनर्जी और टाइम तो डेटा फेच करने में लग जाता है। और फिर आता है एक नया लिमिटेशन, मूर्स लॉ। और कई दशकों में चिप पर लगे ट्रांजिस्टर्स का नंबर तो हर 2 साल में डबल होता जा रहा है। और अब एक ट्रांजिस्टर का साइज एटम के जितना होने वाला है। इसीलिए इसे और छोटा करने में कुछ बहुत ही बड़े फंडामेंटल फिजिकल दिक्कतें हैं। और यही सही मौका है एनालॉग कंप्यूटर्स की घर वापसी का। डिजिटल कंप्यूटर्स अपनी लिमिट में पहुंच रहे हैं, वहीं न्यूरल नेटवर्क्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और एट लास्ट सारे न्यूरल नेटवर्क करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
और सबसे मजे की बात तो ये है कि न्यूरल नेटवर्क्स को डिजिटल कंप्यूटर्स की प्रिसीजन की जरूरत ही नहीं है। जब तक एक इमेज 96 या 98% चिकन लग रही है तो चिकन ही है ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना टॉलरेबल है। मैं मैक्सिको के एक एनालॉग कंप्यूटिंग स्टार्टअप मिथिक एआई के पास गया था। यहाँ एक न्यूरल नेटवर्क रन करने के लिए एनालॉग चिप्स बना रहे हैं। इन्होंने मेरे लिए कुछ एआई एल्गोरिदम्स भी चलाकर दिखाए हैं। ओह वहाँ देखो, आपने पकड़ लिया। काफी मजेदार है ये। इसका सबसे बड़ा यूज केस वर्चुअल रियलिटी में है, जहां आपका दोस्त उसके घर में हो और आप अपने घर में हो। तब आपको एक दूसरे के पोजेस को वर्चुअल वर्ल्ड में रेंडर करना होगा, और वो भी बहुत जल्दी, रियल टाइम में। 1 मिनट, तो क्या ये मेटावर्स के लिए है? हाँ जी बिल्कुल, ये उसी के लिए है। ये एक सिंगल वेबकैम से डेप्थ का अंदाजा है। ये बस इस सीन को ले रही है और एक हीट मैप बना रही है। अगर ये ज्यादा ब्राइट है मतलब इंसान पास है, और ब्लैक है मतलब इंसान दूर है। नाउ ये सारे एल्गोरिदम डिजिटल कंप्यूटर्स पर चलाए जा सकते हैं, पर यहाँ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एनालॉग मशीन से हो रहा है। ऐसा ये डिजिटल फ्लैश स्टोरेज सेल्स का पर्पस बदल कर पाए हैं। देखिए, नॉर्मली इन्हें डेटा 0 या 1s में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, पर अगर कंट्रोल गेट पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटिंग लेयर को पास करके फ्लोटिंग प्लेट पर चिपक जाएंगे। फिर वोल्टेज हटाइए और फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लोटिंग प्लेट पर दशकों तक चिपके रहेंगे और कोई करंट पास नहीं हो पाएगा। और इसी तरह आप इसमें 0 और 1 स्टोर कर सकते हैं और थोड़ा सा वोल्टेज लगाकर आप डेटा रीड भी कर सकते हैं। देखिए, अगर फ्लोटिंग गेट पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कोई करंट पास नहीं करेगा, इसीलिए ये 0 है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स वहां नहीं है तो करंट फ्लो करेगा और ये 1 है। नाउ मिथिक का आइडिया था इन्हें ऑन ऑफ स्विच की जगह वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज करने का, और वो ऐसा फ्लोटिंग गेट पर कुछ नहीं या सारे इलेक्ट्रॉन्स की जगह कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखकर करते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस चैनल का रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। जब बाद में आप थोड़ा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट V/R हो जाएगा। पर आप इसे वोल्टेज टाइम्स कंडक्टेंस भी मान सकते हो, जहां कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का बस इनवर्स है। इसीलिए एक सिंगल फ्लैश सेल 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज हो सकता है, वोल्टेज टाइम्स कंडक्टेंस। सो अब इनके इस्तेमाल से न्यूरल नेटवर्क्स रन करने के लिए उन्होंने हर फ्लैश सेल के कंडक्टेंस को वेट के नंबर के इक्वल कर दिया, फिर वोल्टेज की वैल्यू को एक्टिवेशन वैल्यू जितना नंबर दे दिया। तो इससे बनने वाले करंट की वैल्यू वोल्टेज टाइम्स कंडक्टेंस निकली, जो है एक्टिवेशन टाइम्स वेट। सेल्स को इस तरह से वायर किया गया था कि हर मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट एड अप होता और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिल जाए। तो ये है हमारा पहला प्रोडक्ट। ये चिप 25 ट्रिलियन मैथ ऑपरेशंस पर सेकंड कर सकती है। 25 ट्रिलियन? हाँ, 25 ट्रिलियन मैथ ऑपरेशंस पर सेकंड। ये एक छोटी सी चीज है जो बस 3 वाट पावर पर चलती है। ये डिजिटल चिप के मुकाबले कैसी है? अभी के बिल्कुल नए डिजिटल सिस्टम्स 25 से 100 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड तक कर सकते हैं, पर वो बहुत बड़े $1000 मशीन है और वो बहुत ज्यादा 50 से 100 वोल्ट की पावर कंज्यूम करते हैं। ये एप्पल से एप्पल कंपेयर करने वाली चीज नहीं है, राइट? ये एप्पल से एप्पल वाली चीज नहीं है। आई मीन, ट्रेन करने के लिए आपको ऐसे हार्डवेयर चाहिए होंगे, पर आप हर तरह का काम इन जीपीयू पर कर सकते हो। पर आप अगर सिर्फ एआई वाला वर्कलोड कर रहे हो और इन्हें डिप्लॉय करना है, तब के लिए ये वाला बढ़िया है। आप इन्हें सिक्योरिटी कैमरास में लगा सकते हो, ऑटोनोमस सिस्टम्स में लगा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शंस में यूज कर सकते हो। जब भी वो एक फ्रीटो टाइप की चिप लेते हैं तो उसे कैमरा से इंस्पेक्ट करते हैं। बुरी फ्रीटो चिप्स कन्वेयर बेल्ट से बाहर फेंक दी जाती है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं पता लगाने के लिए कि कौन सा फ्रीटो अच्छा है और कौन सा बुरा। कुछ लोगों ने उपाय दिया एनालॉग कंप्यूटर्स को स्मार्ट होम स्पीकर्स में लगाने का, सिर्फ वेकअप वर्ड सुनने के लिए, जैसे एलेक्सा या सीरी। ये बहुत ही कम पावर यूज करेंगे और बहुत ही क्विकली डिजिटल सर्किट को ऑन ऑफ कर पाएंगे। फिर भी एनालॉग कंप्यूटर के नुकसानों से डील करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा पॉपुलर नेटवर्क है, उसमें 50 राउंड्स होते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के। अगर आप उस पूरे कैलकुलेशन को एनालॉग मशीन्स पर करोगे तो जब तक आप आउटपुट पर पहुंचोगे तो इतने ज्यादा डिस्टॉर्शंस आ जाएंगे कि रिजल्ट किसी के काम का नहीं रहेगा। इसका सॉल्यूशन है कि आप एनालॉग के रिजल्ट को डिजिटल में करो, फिर नेक्स्ट प्रोसेस ब्लॉक में भेजो और उसे फिर वहां डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करो। इस तरह से आपका सिग्नल सही बच पाएगा। पता है, जब रोजनब्लैट ने पहली बार परसेप्ट्रॉन बनाया था तब उन्होंने आईबीएम का डिजिटल कंप्यूटर यूज किया था, जो उन्हें बहुत स्लो लगा। इसीलिए उन्होंने खुद का एक कस्टम एनालॉग बनाया, वेरिएबल रजिस्टर्स और छोटी छोटी मोटर्स उन्हें चलाने के लिए। नाउ अल्टीमेटली वो न्यूरल नेटवर्क के बारे में तो सही थे,
क्या पता वो सही हो एनालॉग के बारे में भी। मैं ये नहीं कह सकता कि लास्ट सेंचुरी में डिजिटल कंप्यूटर्स की तरह इस सेंचुरी में एनालॉग कंप्यूटर्स टेक ओवर कर लेंगे, पर मैं ये कह सकता हूं कि एनालॉग कंप्यूटर्स कुछ कंप्यूटर टास्क के लिए बेटर हैं, जो थोड़ा फनी भी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि डिजिटल तरीका ही हर चीज के लिए बेस्ट तरीका है, क्योंकि सब कुछ वीडियो से पिक्चर से ऑडियो हर कुछ पिछले 50 साल में डिजिटल हो चुका है। पर शायद अगले 100 साल बाद हम डिजिटल को देखेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के एंड के तौर पे नहीं, बल्कि शुरुआत के तौर पे देखेंगे। हमारा दिमाग भी डिजिटल है, न्यूरॉन्स या तो फायर करता है या फिर नहीं, पर दिमाग एनालॉग भी है जिसमें थिंकिंग चलती रहती है हर जगह एक साथ। तो शायद हमें जो चीज चाहिए ऐसी मशीन बनाने के लिए जो कि हमारी तरह सोच सके, वो है एनालॉग की पावर।